लेकिन केरल में ही लेफ्ट के नेता इन दिनों जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है वो वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और इसमें दम भी है। भारत में जो बची खुची वामपंथी विचारधारा जो है, लेफ्ट आइडियोलॉजी जो रह गई है, वो मोटे तौर पर उसका नेतृत्व दो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, एक सीपीएम और सीपीआई। वैसे तो सीपीएम और सीपीआई के नेता इन दिनों जो है, इनके नेता जो राजनीतिक बयान देते हैं उन पर मैं बहुत जो है वो गौर नहीं करता, और मैं क्या, पूरा देश इनके बयानों को बहुत ध्यान से ना सुनता है ना गौर करता है। और उसका एक बड़ा स्पष्ट सा कारण है। इसका कारण यह है कि ये जो सीपीएम सीपीआई जैसी जो वामपंथी पार्टियां हैं, ये भारत में अब कुछ हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पॉकेट्स में बस नाम लेवा जो है बच गई हैं। इसके अलावा इनका कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, और जो अस्तित्व रह गया वो भी किसी न किसी पार्टी के कंधे पर चढ़ करके, किसी न किसी पार्टी से सहयोग करके या अपने दो चार सांसदों को जिता लेते हैं। हां, केरल में जरूर इनका थोड़ा बहुत अस्तित्व है, लेकिन केरल के अलावा बाकी देश में आप जाएंगे तो आपको जो लेफ्ट पार्टियां, उनका अस्तित्व कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन केरल में ही लेफ्ट के नेता इन दिनों जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है वो वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और इसमें दम भी है। इसमें दम है और इसमें तर्क भी दिखता है। दरअसल हो क्या रहा है, केरल में जो सीपीएम और सीपीआई के नेता हैं उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी को टारगेट करते हुए क्या कहा है कि राहुल गांधी को अगर बीजेपी से लड़ना है तो उनको उत्तर प्रदेश से जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। यह बात कह दी है। किसने कह दी है? सीपीएम और सीपीआई के नेताओं ने। जो वहां पर मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उन्होंने भी कह दिया है। सुहासिनी जो अली हैं, उन्होंने, वो भी जो है सांसद रह चुकी हैं सीपीआई की, उन्होंने भी कहा है। सीपीएम के कई नेताओं ने कहा है। और वायनाड में जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी हैं, एनी राजा और उनके पति डी राजा, उन्होंने भी ठीक इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को बीजेपी से लड़ना है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर उनको केरल से नहीं बल्कि उनको उत्तर प्रदेश से जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस बात में दम तो है। दम इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उनमें से कहीं से भी उनके लड़ने की अब कोई संभावना, गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि अमेठी से वो पहले हार चुके हैं। हालांकि ये भी आपको बता दूं, अमेठी और रायबरेली जो दो सीटें हैं गांधी परिवार की, उसमें से अभी तक कांग्रेस ने किसी का नाम तय नहीं किया। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है कि कहीं से भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से नहीं लड़ने जा रहे। अच्छा, लेफ्ट के नेता क्या कह रहे हैं? लेफ्ट के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो अगर उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ सकते तो आप मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करती है। आपको मालूम है कि राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। और अगर बीजेपी से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं तो वो केरल में जाके क्यों लड़ रहे हैं? केरल से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि केरल तो बीजेपी वहां पर है ही नहीं। बीजेपी वहां की एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी है, विधानसभा में उसका कोई सदस्य नहीं है। तो केरल में तो बीजेपी की मौजूदगी नाम मात्र की है। अब राहुल गांधी उस केरल से जाके जो लड़ रहे हैं उसको लेकर जो सीपीएम और सीपीआई वो सवाल उठा रहे हैं, और उनका यह सवाल बड़ा ही वैलिड है। क्योंकि हो क्या रहा है कि अब जो वायनाड की लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, और ये जो तमाम बयान आ रहे हैं, वैसे तो ये वायनाड की लड़ाई के संदर्भ में आए हैं, लेकिन ये जो बयान है इनको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। क्योंकि फिर कह रहा हूं मैं, ये जो बयान दिए जा रहे हैं बिल्कुल सही दिए जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को वास्तव में अगर उनमें उनको बीजेपी से लड़ना ही है तो उनको अमेठी में जाकर एक बार फिर पर्चा भर देना चाहिए। अमेठी से वो भाग चुके हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से वो हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी ने यहां कोई काम नहीं किया है और अमेठी में इस बार वो नहीं जीत पाएंगे, और इस बार राहुल गांधी एक बार फिर आएंगे, स्मृति ईरानी को हरा देंगे। लेकिन राहुल गांधी तो अमेठी से पर्चा भरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, और वो एक बार फिर से पहुंच गए हैं वायनाड में। वायनाड से उन्होंने पर्चा भर दिया। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी वहां से पर्चा भर रहे हैं, ठीक उसी दिन एनी राजा भी वहां से पर्चा दाखिल कर देती है। अब ये एनी राजा कहने के लिए डी राजा की पत्नी है। डी राजा सीपीआई के सबसे बड़े इस वक्त नेता है देश में, आप जानते हैं।
तो ये कहने के लिए उनकी पत्नी है, लेकिन ये सिर्फ पत्नी नहीं है, बल्कि एनी राजा जो है वो मजदूर नेता भी हैं, मजदूरों के हितों को लेकर आवाज उठाती रही हैं, और इसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी सक्रिय रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पति के नाम पर लड़ रही हैं, वो जमीन से जुड़ी नेता हैं, और अगर वो वहां पर चुनाव लड़नी है वायनाड में, तो वायनाड की लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एनी राजा और डी राजा और साथ साथ वामपंथी तमाम नेता वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से या जो है मध्य प्रदेश से या राजस्थान से लड़ना चाहिए, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में एक बार भी वायनाड का नाम नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई कनेक्ट ही नहीं है वायनाड से। और एनी राजा तो यहां तक कह रही है कि जो वायनाड शब्द है ये मलयाली शब्द है और 4 अक्षरों से बना शब्द है और बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन राहुल गांधी ने इस शब्द को इस मलयाली भाषा के शब्द को संसद में एक बार भी नहीं उठाया। और ये जो तमाम बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर के सीपीएम सीपीआई जो है वो और कांग्रेस आमने सामने आ गए। लेकिन देखिए दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात यह है कि अभी 4 दिन पहले आप देखेंगे संडे को रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, जिसमें लोकतंत्र बचाने के, संविधान बचाने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, इस रैली में मंच के ऊपर डी राजा भी खड़े थे और राहुल गांधी भी खड़े थे। एक ही मंच पर दोनों लोग हाथ हिलाते हुए कह रहे थे हम साथ साथ हैं और हम साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। लेकिन अब वायनाड में लोकतंत्र गया तेल लेने और संविधान गया भाड़ में। ये लोग अब अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये बात बड़ी तय है कि जैसा मैंने आपको बताया, एनी राजा या फिर सीपीएम सीपीआई आखिर राहुल गांधी के लिए एक सीट क्यों नहीं छोड़ रहे? कायदे से तो राहुल गांधी वहां के सिटिंग सांसद हैं, और सिटिंग सांसद हैं तो उनके लिए वो सीट छोड़नी चाहिए। लेकिन है क्या कि ये जो पूरी लेफ्ट पार्टियां हैं, मैंने आपको पहले बताया, इनके तंबू पूरे देश से उखड़ चुके हैं। ये सिर्फ कुछ जगह पर बचे, कुछ पॉकेट्स में बचे हैं, और उनमें एक पॉकेट केरल भी है। अब इनको लग रहा है अगर केरल में आज राहुल गांधी जीत जाएंगे, उसके बाद केरल में कांग्रेस और जो है आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी, तो ये लेफ्ट का तंबू ठीक वैसे ही उखड़ जाएगा केरल से, जैसा इनका तंबू पश्चिम बंगाल में उखड़ गया। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने इनको उखाड़ दिया। अब इनको चिंता ये हो रही है कहीं ऐसा ना हो केरल में राहुल गांधी इनका तंबू उखाड़ दें। लेकिन इन सारे बयानों के बीच, जैसा मैंने कहा, वायनाड की लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प भी हो गई है, और इसमें कुछ ऐसी एलिमेंट्स की भी एंट्री हो गई है जो बड़े खतरनाक जो है संकेत दे रही हैं। दरअसल जैसे ही एनी राजा ने कहा, पर्चा भर दिया, उसके बाद अब कांग्रेस की चिंता यह है कि अब उसको रियल फाइट से, रियल सेंस में उसको एक मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि फिर आपको बता रहा हूं कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ यानी लेफ्ट मोर्चा और कांग्रेस का जो मोर्चा, उनके बीच सीधी लड़ाई होती है। अब वहां पर अगर राहुल गांधी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट यह है, कहीं ऐसा ना हो कि एनी राजा वो दक्षिण भारत की स्मृति ईरानी बन जाएं। और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को हराया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनी राजा दक्षिण भारत में राहुल गांधी को हरा दे। अगर ऐसा हो गया तो राहुल गांधी के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। राहुल गांधी फिर जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, उत्तर में पहले हार चुके हैं और दक्षिण में भी हार जाएंगे, तो उनकी राजनीति समझ लीजिए कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। तो अब राहुल गांधी को हर हाल में वायनाड से जीतना है। लेकिन यह भी समझ लीजिए राहुल गांधी वायनाड जाते क्यों हैं, गए क्यों हैं? क्योंकि यह भी समझ लीजिए कि दरअसल राहुल गांधी वायनाड में इसलिए गए हैं, इसलिए गए थे पिछली बार भी, क्योंकि वायनाड में 60% सीट जो मतदाता हैं, 60% जो वहां के वोटर्स हैं, वो गैर हिंदू वोटर्स हैं। यानी उसमें जो है 40% करीब मुस्लिम वोटर हैं, 20% क्रिश्चियन वोटर हैं, और हिंदू वोटर करीब करीब 40% हैं। तो वहां पर क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की तादाद ज्यादा है, मुस्लिम वोटों की तादाद ज्यादा है, इसलिए राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गए थे। इसलिए उनको वो सेफ सीट लगती है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी और उनके इंडी अलायंस के नेता हिंदुओं के खिलाफ करते रहे हैं, उसको देखते हुए ये राहुल गांधी के लिए अब ये जो है खतरा खड़ा हो गया है। वो किसी भी ऐसी सीट से जाकर अगर चुनाव लड़ेंगे जहां पर जो है हिंदू बहुल सीट है, तो बीजेपी उनके खिलाफ फिर तमाम हथियार निकालेगी। बीजेपी उन पर हिंदू विरोधी होने का लेवल चस्पा करेगी, और उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, खुद राहुल गांधी जिम्मेदार है। क्योंकि राहुल गांधी जिस मंच पर जाते हैं, उस मंच पर तमाम नेता खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं, और राहुल गांधी के समर्थक हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी खुद इसके लिए जिम्मेदार है। बल्कि अब चुनाव में तो यह भी बात आ गई है, यह भी बात आ रही है
कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अब तक अयोध्या के मंदिर में, राम मंदिर में इसलिए नहीं गया है क्योंकि उनको वायनाड में चुनाव लड़ना था, और वायनाड मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर मुस्लिम बहुल मतदाता जो हैं वो, और साथ साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो नाराज ना हो जाए, इसलिए राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए ताकि मुसलमान वोटर्स को अपने खुश रख सके। और ये भी बीजेपी अब सीधा सीधा आरोप लगा रही है, तो इसके चलते राहुल गांधी कह सकते हैं वायनाड में घिर गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए बचाव का रास्ता अब क्या दिख रहा है? एक तो जैसे मैंने बताया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग वही है जिसने भारत का बंटवारा कराया था। राहुल गांधी इसे सेकुलर होने की बात कहते हैं, हालांकि कांग्रेस के नेता आपको ये बताएंगे, तमाम डिबेट्स में आप सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नहीं है, ये तो जो मुस्लिम लीग जिसने भारत का बंटवारा किया था वो तो जिन्ना के साथ पाकिस्तान चली गई, ये तो भारत में नई मुस्लिम लीग बनी। लेकिन आपको ये बता दूं, ये जो भारत में मुस्लिम लीग है ये जिन्ना के चेलों की ही पार्टी है, और ये जिन्ना के वही चेले हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ पाकिस्तान की मांग की थी, पाकिस्तान को बनाया था। लेकिन वो यहां पर केरल में रुक गए थे, और केरल में रुक करके इन्होंने बाकायदा एक योजना बनाई थी कि अलग मोपलिस्तान बनाएंगे, यानी एक और मुस्लिम कंट्री जो है यहां बनाएंगे, इसलिए यहां रुक गए थे। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके साथ आज कांग्रेस समर्थन में, उसका सहयोग करके, उसके साथ गठबंधन करके केरल में लड़ रही है। और अब तो मुस्लिम लीग के साथ साथ एसडीपीआई की भी एंट्री हो गई है। एसडीपीआई भी सीधे सीधे जो है वो कह रही है कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस को केरल में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ये एसडीपीआई कौन है? ये एसडीपीआई दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, ये उसका पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। अब आप शायद पीएफआई को भूल गए हो, इसलिए आपको एक बार फिर याद दिला दूं। दरअसल ये पीएफआई सिमी पर जब बैन लगा था, सिमी जो आतंकी संगठन है, जब उस पर बैन लगा था, तो ये कहा जाता है, और कहा क्या जाता है, इसके तमाम प्रमाण मौजूद है कि सिमी में जो लोग थे उन्होंने ही अलग होकर पीएफआई का गठन कर लिया, पीएफआई बना ली, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है पिछले 2 साल में जितने हनुमान जयंती पर, जितने रामनवमी के अवसर पर, जो शोभा यात्राओं पर जो पथराव हुए थे, जो दंगे हुए थे, उन सब दंगों में इस पीएफआई का हाथ था। और इतना ही नहीं, बल्कि ये पीएफआई वही संगठन है जहां पर जिसके कार्यकर्ता खुलेआम रैली निकाल रहे थे, और रैली निकालकर वहां पर एक आपने वीडियो देखी होगी, एक बच्चा किसी के कंधे पर चढ़ा हुआ, और बच्चा जो है वो जो है हिंदुओं को मारने की बात कर रहा है। तो ये वही व्यक्ति, ये वही पीएफआई है। और इससे भी बड़ी बात ये वो पीएफआई है जिस पर जब बैन लगा था तो बाकायदा इस पर जब छापे पड़े थे, इसके दफ्तर पर, इसके मुख्यालय पर, तो वहां से दस्तावेज निकले थे, और वो उन दस्तावेजों में यह लिखा था कि कैसे भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बनाना है, भारत को कैसे एक इस्लामी देश बनाना है, कैसे भारत की डेमोग्राफी को बदल देना है। तो वो जो पीएफआई है जो भारत में षड्यंत्र रच रही थी हिंदुओं को बाहर निकालने का, मुस्लिम देश बनाने का, उस पीएफआई का ये पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। और एसडीपीआई ने पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में 9 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में आ गई है। और ऐसा जब बयान आया एसडीपीआई की ओर से, हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, राहुल गांधी को समर्थन करेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस के नेता थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे और वो ये कहेंगे कि एसडीपीआई का समर्थन हमें नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए एक एक वोट कीमती है, और हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे हमें समर्थन नहीं करे, जो हमें समर्थन कर रहा है उसका शुक्रिया। तो आप सोचिए, एसडीपीआई की एक तरह से कांग्रेस के साथ अलायंस में एंट्री हो गई है, और इस एसडीपीआई को केरल में खुद जो है वो कह रहे हैं कि सीपीएम सीपीआई जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सांप्रदायिक संगठन है। तो आप सोचिए क्या गडमट खेल है। एक तरफ बीजेपी है जिसको सीपीएम सीपीआई कहती है कि वो जो है सांप्रदायिक पार्टी है, और इसीलिए सीपीएम सीपीआई कांग्रेस से सहयोग कर लेते हैं और कहते हैं कि क्योंकि बीजेपी को हमको हराना है, बीजेपी सांप्रदायिक है, वो कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस एसडीपीआई से गठबंधन कर लेती है, और सीपीएम सीपीआई कहते हैं कि एसडीपीआई सांप्रदायिक है। तो फिर ये गोल गोल जो घूम रही है, सारा चक्र जो है, ये जो गोल गोल घूम रही है, घूम नहीं रही है, बल्कि ये जो वोटर्स को घुमा रहे हैं, ये क्या कहानी है, ये आखिर क्या कहानी है? क्यों आप समझते हैं भारत का वोटर इतना बेवकूफ है कि आप जो है दिल्ली में आप जो है दोस्ती करेंगे, केरल में कुश्ती करेंगे, और आपको लगेगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग सब समझते हैं, लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जो है एक एक सीट को लिए आप इस तरह से जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो जो है वो आप साफ दिखा रहा है कि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, और सबको अपने अपने परिवारों को बचाना है, सबको अपने अपने जो है जमीन बचानी है। और इसलिए जो है किसी को एसडीपीआई से समर्थन चाहिए, किसी को राहुल के साथ भी
आना स्वीकार नहीं है इंडी गठबंधन में रहते हुए भी। तो ये क्या खिचड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसका अंदाजा आप लगाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।